सर अब कर दिखाई दूं। दे रहा है सर। ठीक है, तो हम लोग फेरस मेटल एंड एलॉयज के बारे में स्टडी करें। ये हम लोग का सेकंड चैप्टर है। तो फेरस मटेरियल हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें मेन एलिमेंट जो होगा वो आयरन होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 95% जो है वो हमारा आयरन आएगा। ठीक है, उसके बाद फेरस एलॉयज में क्या होगा, इसमें मेन एलॉइंग जो एलिमेंट होगा मेन एलॉइंग एलिमेंट मेरा कार्बन होता है। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम जो है वो 6.67% कार्बन ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम। और इसका वजह भी है कि हम लोग इससे ज्यादा क्यों नहीं जा सकते, हम लोग आगे जब डिटेल में स्टडी करेंगे उस टाइम हम समझाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग कार्बन को वेरी करवा सकते हैं। तो अलग अलग कंपोजिशन हम कार्बन का रखेंगे तो उससे हम लोग को अलग अलग मटेरियल मिलता है, उसका फिर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये मेन डिफिनीशन है मेरा। और तीसरा हो सकता है अदर एलॉइंग एलिमेंट्स। अदर एलॉइंग एलिमेंट्स क्या हो सकता है, हम लोग सल्फर ऐड कर सकते हैं, सिलिकॉन, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मैंगनीज, टंगस्टन, मोलिब्डेनम। ये सब हम लोग सारे एलिमेंट्स जो है वो वेरिंग क्वांटिटी, वेरिंग प्रोपोर्शन में, कोई हो गया 0.1% या फिर 1%, फिर 0.5%, इस तरह हम लोग ऐड करते हैं। और इसको ऐड करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम लोग को स्टडी करना है। हेलो हेलो, ठीक है, तो सबसे पहले लिखो फेरस मटेरियल्स हम लोग किससे बोलते हैं। एक मिनट थोड़ा लाइट रुकना। हेलो, हाँ सर बोल रहे हैं, आज तो कोई आया ही नहीं है, 4-5 स्टूडेंट ही है। नहीं, पता नहीं, 4 ही है। क्लास तो हम चालू कर दिए हैं, लेने का मन तो नहीं था लेकिन ले रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो सबसे पहले लिखो फेरस मटेरियल्स हम लोग किसे बोलते हैं। ऑलरेडी हम डिफिनेशन लिखवा दिए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम इंट्रो फिर से दे रहे हैं। लिखो दीज मटेरियल्स contain iron as a main element or constituents and carbon as a primary alloying element। आगे लिखो इट में ऑल्सो कंटेन other alloying elements such as silicon, sulfur,
phosphorus, copper, cobalt, manganese, tungsten, chromium, nickel, etc. in varying proportions. On the basis of composition of alloying elements and carbon, ferrous materials is classified as हो गया नोट? यस सर, हो गया। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा फेरस मटेरियल हम लोग किसे बोलते हैं। सर अभी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लिख लो। हो गया नोट? नोट कर लिए हो? मिटा दें? मिनट सर, नीचे वाला नहीं हुआ है। चलो देखो, अब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारा जो फेरस मटेरियल है वो कंपोजिशन के बेसिस पे अलॉइंग एलिमेंट का कैसा कंपोजिशन होगा या फिर कार्बन का कैसा कंपोजिशन है, उस बेसिस पे हम फेरस मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फेरस मटेरियल्स में सबसे पहला आता है मेरा रॉट आयरन। ठीक है,
हम लोग सारा डिस्कस करेंगे आगे जाके। रॉट आयरन में क्या होता है, कार्बन एज ए एलोइंग एलिमेंट होता है और इसका जो परसेंटेज होता है वो काफी कम होता है, ठीक है, 0.02% होता है। यानी कि ये इसको हम लोग बोल सकते हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। मतलब इसमें लगभग मेरा 99.5% के अप्रोक्स यहाँ पे आयरन है, तो ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन हो गया। खत्म होएगा। Second हम जाओ जाओ राजेश, चढ़ के निकलो। हम तो है कहीं मायका। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया रॉट आयरन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन का या फिर अगर उसमें और कोई एलोइंग एलिमेंट्स है जो हम नाम लिखवाएं, अगर उनका कंपोजिशन का परसेंटेज कितना है, तो उस बेसिस पे हम लोग फेरस मटेरियल को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला हमारा आ गया रॉट आयरन। ये क्या होता है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज होता है एलोइंग एलिमेंट का वो केवल कार्बन होता है और वो भी बहुत ही कम होता है, 0.02%। दूसरा क्लासिफिकेशन है स्टील। इसमें हमारा क्या होता है, कार्बन का जो परसेंटेज है वो हमारा लेस देन 2% होता है, ठीक है। और इसमें अदर एलोइंग एलिमेंट्स भी आता है, हम लोग आगे देखते जाएंगे जब डिटेल में इसका स्टडी करेंगे। अभी हम जस्ट क्लासिफिकेशन दिखा रहे हैं। इसमें कार्बन का परसेंटेज होगा लेस देन 2% होगा। अब स्टील को हम लोग, अब कार्बन का परसेंटेज लेस देन 2% है, तो उस बेसिस पे अब हम लोग फिर से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है मेरा प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है, और दूसरा आता है मेरा एलॉय स्टील। प्लेन कार्बन स्टील क्या होता है, इसमें मेरा कार्बन का परसेंटेज जो होगा वो लेस देन 2% तो होगा ही, लेकिन इसमें हमारा अदर एलोइंग एलिमेंट्स ज्यादा नहीं होता है। अदर जो एलोइंग एलिमेंट्स मिल रहा है वो इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। मेन इसमें जो एलोइंग एलिमेंट होता है वो मेरा कार्बन ही होता है, बाकी जो एलोइंग एलिमेंट्स है वो इसमें बहुत ही कम होगा या फिर नहीं होगा। एलॉय स्टील में क्या है, इसमें हमारा नाम से पता चलता है एलॉय स्टील, तो कार्बन का स्टील है तो परसेंटेज कार्बन का 2% से कम होगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमारा जो एलोइंग एलिमेंट्स है वो हमारा उसका परसेंटेज अच्छा खासा रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग अदर एलोइंग एलिमेंट्स भी मिक्स किए हुए रहते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एलॉय स्टील। हम लोग सारा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर फर्दर क्या हम लोग प्लेन कार्बन स्टील को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आता है मेरा लो कार्बन स्टील, सेकेंड आता है मीडियम कार्बन स्टील, थर्ड आता है हाई कार्बन स्टील, ठीक है। इसमें जो होता है कार्बन का परसेंटेज वो हमारा होता है अप टू 0.3%, यानी 0.3% से कम अगर कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं लो कार्बन स्टील। अगर 0.3 to 0.6% अगर होगा इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील। होगा 2% से कम ही, लेकिन 2% से कम में भी अगर 0.3% से कम होगा तो उसको हम लोग लो कार्बन स्टील बोलेंगे। 0.3 to 0.6 होगा तो मीडियम कार्बन स्टील बोलेंगे, और हमारा 0.6 to 2% होगा उसको हम लोग हाई कार्बन स्टील बोलेंगे, ठीक है। देखो कार्बन का परसेंटेज चेंज करने से बहुत ही इफेक्ट पड़ता है किसी मटेरियल पर, क्योंकि कार्बन जो है वो हमारा स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाता है मटेरियल का। जैसे हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाना चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, मटेरियल का जो है स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा, हार्डनेस इंक्रीज करेगा, लेकिन डक्टिलिटी उसका डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो अगर कार्बन का परसेंटेज कम है तो यानी उस मटेरियल में मेरा स्ट्रेंथ कम होगा, हार्डनेस कम होगा, लेकिन डक्टिलिटी अच्छा होगा। और जैसे जैसे हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाना चालू कर देंगे उसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ने लगेगा और डक्टिलिटी हमारा डिक्रीज करने लगेगा। तो हर एक मटेरियल का अपना एप्लीकेशन है, हर एक मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी है, हम लोग सारा का देखेंगे। लो कार्बन स्टील पढ़ेंगे उस टाइम हम देखेंगे कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ये सारा हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को सर हर एक मटेरियल का
हाँ लो कार्बन का प्रतिशत कितना लिखे परसेंट? अप टू 0.3% है, मतलब 0.3% से नीचे तक होगा इसमें। ठीक है, तो हर एक मटेरियल जब हम स्टडी करेंगे तो उसका हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या है। उसी तरह लो कार्बन का पढ़ेंगे, मीडियम कार्बन का हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन, हाई कार्बन का हम लोग प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन पढ़ेंगे, रॉट आयरन का भी हम लोग पढ़ेंगे। आवाज नहीं आ रहा है। कुछ पूछना है? नहीं सर, आगे बताइए। चलो ठीक है, अब देखो एलॉय स्टील में भी दो क्लासिफिकेशन आता है, लो एलॉय स्टील और हाई एलॉय स्टील। ठीक है, लो एलॉय स्टील में क्या होगा हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तब हम एग्जैक्ट परसेंटेज से बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो एलॉइंग एलिमेंट्स हम लोग मिक्स करेंगे इसमें, लाइक सिलिकॉन, सल्फर या क्रोमियम या और भी जो भी एलिमेंट हम लोग मिक्स करेंगे, उसका जो परसेंटेज होगा वो हमारा 10% के से नीचे होता है। 10% से यहाँ पे नीचे होगा परसेंटेज, और अगर हम उस एलॉइंग एलिमेंट को 10% से ज्यादा मिक्स कर रहे हैं तो हम लोग उसको हाई एलॉय स्टील के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, हाई स्पीड स्टील में दो फेमस आता है, स्टेनलेस स्टील और एक आता है मेरा टूल स्टील। हम लोग सारा डीपली पढ़ेंगे, ये सब हर एक मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। चलो, थर्ड जो टाइप आता है फेरस मटेरियल्स में वो होता है कास्ट आयरन। ये नोट करते जाओ तुम लोग। कास्ट आयरन में क्या होता है, कार्बन का जो परसेंटेज होगा वो हमारा 2 से ज्यादा होगा। आवाज नहीं क्लियर आ रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर अच्छे से। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आवाज भी तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम ही होगा। ठीक है, देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कास्ट आयरन में होगा वो हमारा 2 to 6.67% होगा। ठीक है, दो से, क्योंकि 2 से कम अगर है या 2 से कम है तो हम लोग उसको स्टील बोलते हैं, और 2 से ज्यादा होगा लेकिन 6.67% से कम होगा तो उसको हम लोग कास्ट आयरन बोलेंगे। ठीक है, क्यों, स्पेशल प्रॉपर्टीज आता है, हम लोग सब आगे देखेंगे जब मटेरियल को स्टडी करेंगे तो। ठीक है, अब कास्ट आयरन में भी देखो 4 टाइप आता है। एक होता है मेरा ग्रे कास्ट आयरन, CI हम लिख रहे हैं मीन्स ये इसका मतलब हो गया कास्ट आयरन। ठीक है, एक आता है ग्रे कास्ट आयरन। हम लोग आगे जब डिटेल में स्टडी करेंगे सबका कंपोजिशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। फिर होता है व्हाइट कास्ट आयरन, एक होता है मेलिएबल कास्ट आयरन, और फिर एक हमारा हो जाता है लास्ट डक्टाइल कास्ट आयरन। ठीक है, तो कास्ट आयरन में हम लोग 4 तरह के मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन और डक्टाइल कास्ट आयरन।
यही ओवरऑल इस चैप्टर का, ये चैप्टर में यही ओवरऑल स्टडी करना है हम लोग को। हर एक मटेरियल में अलग अलग से जानना है, हर एक मटेरियल का क्या कंपोजिशन है, एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन सा एलोइंग एलिमेंट्स होता है, एलोइंग एलिमेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है मटेरियल में, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। सर एक रूट कास्ट आयरन भी होता है। रूट कौन सा कास्ट है ना? रूट कास्ट आयरन भी होता है। रूट ROOT बोल रहे हो? नहीं, WROUT, जैसे इसमें रूट को मतलब लिखवाए थे ना सर। रॉट कास्ट आयरन नहीं, वो कास्ट आयरन नहीं होता, उसको हम लोग रॉट आयरन ही बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो बहुत सारे बुक में बहुत सारी जगह अलग अलग बहुत सारा चीज मिलेगा, लेकिन एक जनरल अगर देखा जाए स्टडी किया जाए तो यही वाला मेन क्लासिफिकेशन है टोटल। यस सर। बाकी और बहुत सारा मटेरियल होता है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं मटेरियल इतना ही है, बहुत सारा और भी मटेरियल होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। सर इसमें आयरन कार्बन डायग्राम इसी में ना पढ़ना है। हाँ हाँ, यस सर, ठीक है सर। चलो हो गया नोट। अब हम लोग देखो Yes. क्या पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लोग को रॉट आयरन मेरा कैसे बनता है, स्टील कैसे बनता है और कास्ट आयरन, ये तीनों प्रोडक्ट हम एक ही स्टेप से बना सकते हैं। हम लोग सबसे पहले बनाते हैं पिग आयरन को। ये ब्लास्ट फर्नेस से का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो पिग आयरन होता है, और पिग आयरन से हम लोग रॉट आयरन को भी बना सकते हैं, स्टील भी बना सकते हैं, कास्ट आयरन। तो हम लोग प्रोडक्शन टेक्निक देखने वाले एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि कैसे हमारा ये मटेरियल रॉट आयरन या स्टील या कास्ट आयरन बन रहा है। हो गया ना सबका नोट? यस सर, हो गया है। तो हमारा हेडिंग होगा फ्लो चार्ट। फॉर प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। देखो, आयरन बनाने के लिए, आयरन से या फिर स्टील बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, हम लोग लेते हैं एक ब्लास्ट फर्नेस। फर्नेस क्या होता है? फर्नेस एक ऐसा डिवाइस है जहां पे हम लोग किसी भी चीज को हीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फर्नेस में हम कोई भी मटेरियल को हीट कर सकते हैं उसमें, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं फर्नेस। ठीक है, वहां पे हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? हीटिंग कर रहे हैं। तो एक ब्लास्ट फर्नेस हमारे पास होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को आयरन बनाना है तो हमें आयरन का ओर चाहिए। तो आयरन का अगर ओर हम लोग देखें क्या क्या होता है, एक होता है हेमेटाइट, दो फेमस ओर है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, ये होता है मेरा Fe2O3 और ये होता है Fe3O4। ठीक है, तो आयरन का दो मेन इंपॉर्टेंट ओर है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये हमारा Fe2O3 हो गया, ये Fe3O4 हो गया। इसमें जो आयरन का परसेंटेज होता है ये अप्रोक्सीमेटली 62% होता है। यानी इस ओर में, हेमेटाइट ओर में जो आयरन होता है वो 62% होता है, रिमेनिंग जो हो गया वो हमारा उसमें इम्प्यूरिटीज होगा। ठीक है, बहुत सारे इम्प्यूरिटीज उसमें इन्वॉल्व होता है, वो होता है। मैग्नेटाइट में जो है आयरन का हमारा परसेंटेज 72% होता है और रिमेनिंग इम्प्यूरिटीज होता है। ठीक है, तो देखो हम लोग जो जनरली इंडिया में देखा जाए तो मैक्सिमम ये वाला, क्योंकि मैग्नेटाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है इंडिया में, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे हेमेटाइट और का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है और इसी का यूज हम लोग आयरन बनाने के लिए करते हैं। और फिर देखो रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या किए, आयरन ओर ले लिए, यहाँ पे ले लेते हैं आयरन ओर। ठीक है,
हम लोग इस आयरन ओर को इस फर्नेस में डाल दिए। ठीक है, आयरन ओर को हम लोग फर्नेस में डालें। अब और क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कोयला चाहिए जो यहाँ पे जाके बर्न करेगा, जलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो हमारा कोल होता है उसको हम लोग नहीं डालते हैं। जो हम लोग का बड़ा साइज का कोल आता है वो हम लोग डायरेक्ट इसमें इंटर नहीं करवाते। हम लोग क्या करते हैं, इसको कोक ओवन में देते हैं। ठीक है, कोक ओवन में हम लोग क्या करते हैं, इस कोल को कोक में कन्वर्ट कर देते हैं। कोक क्या होता है, कोल और कोक में देखो डिफरेंस क्या है। कोल में क्या होता है, उसमें मॉइस्चर होता है। जो सिंपल हम लोग कोयला देखते हैं उसमें देखो मॉइस्चर्स भी होता है, उसमें मॉइस्चर मींस उसमें वाटर होगा। ठीक है, तो इस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं इस ओवन में। इस ओवन में कोल को हम लोग देंगे, वहां पे बहुत ही ज्यादा हम लोग हीटिंग करते हैं, और हीटिंग करने से क्या होता है, मेरा उसका मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। तो मॉइस्चर जब हट गया तो उसका वो बन गया कोक, और उसी को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में देते हैं, क्योंकि कोल का जो हीटिंग वैल्यू होता है वो कोक के कंपैरिजन में कम होता है। तो इसलिए हम लोग मॉइस्चर को रिमूव करके इसमें देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे हीटिंग चाहिए, जितना जितना ज्यादा हमको एनर्जी यहाँ से मिलेगा कोक से वो उतना बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग इसलिए कोल नहीं यूज करके वहां पे कोक यूज करते हैं। ठीक है, तो हम आयरन ओर डाल दिए ब्लास्ट फर्नेस में, कोक डाल दिए। उसके बाद एक और हम लोग मटेरियल डालते हैं, लाइम स्टोन। ठीक है, ठीक है, लाइम स्टोन क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा Fe2O3 है इसमें जो 62% मेरा आयरन है, रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो हमारा इम्प्यूरिटीज है, लाइक सिलिका, उसमें सैंड होगा, सिलिका मीन सैंड, सैंड पार्टिकल्स होगा इसमें, या फिर और बहुत सारा इम्प्यूरिटीज हो सकता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग लाइम स्टोन डालते हैं। ये हमारा ये जो स्लैग इसमें जो हमारा इम्प्यूरिटीज होगा वो इसको रिमूव कर देगा, मतलब इससे सेपरेट कर देगा उस इम्प्यूरिटीज को। साथ ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें एयर को डालते हैं, क्योंकि कोक जो कोयला हम डाल रहे हैं यहाँ पे कोल, इसको कंबशन होने के लिए एयर चाहिए, एयर के प्रेजेंस में ही कंबशन करेगा, ऑक्सीजन चाहिए इसको कंबशन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे एयर का सप्लाई करेंगे। देखो अभी हम ये अरेंजमेंट थोड़ा लेट से समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस इतना समझना है कि हम लोग एयर जो इंटर करवा रहे हैं, इस एयर को गर्म हम लोग इंटर करते हैं, हॉट एयर को अंदर डालते हैं, कोल्ड एयर को नहीं डालते हैं। हॉट करना पड़ेगा इस एयर को, उसके बाद हॉट करके हम लोग इसमें फर्नेस में डालते हैं। हॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ब्लास्ट एक ओवन होता है। ठीक है, एक यहाँ पे ओवन होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो जब अंदर कंबशन होगा मेरा कोयला का या फिर जो भी ओर का और कोल का कंबशन होगा तो अंदर गैसेस बनेगा। वो गैस जो है वो बाहर निकलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फर्नेस गैस। उस फर्नेस गैस में क्या होगा, डस्ट का पार्टिकल्स भी होगा। डस्ट होगा तो जो डस्ट का पार्टिकल है, तो ये जो गैस अंदर से निकलेगा, जैसे कोई चीज को बंद करते हैं तो गैस तो निकलेगा ही। अब वो जो गैस निकल रहा है उसमें बहुत सारा डस्ट का पार्टिकल्स होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एक फिल्टर लगा हुआ जाता है, उस वहां से हम लोग
उस डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर दिए, और जो अब गैस बचा वो गैस तो गर्म है क्योंकि ये गर्म गैस निकला है यहाँ से, उस गर्म गैस को हम लोग यहाँ पे इसमें पास कर देते हैं, ठीक है, और एयर को भी इसमें पास करते हैं, तो ये गैस और ये एयर यहाँ पे मिक्स होके एयर को गर्म कर देगा, ठीक है, एयर मेरा गर्म हो जाएगा, उसके बाद उसको हम वापस फर्नेस में डाल देंगे, ठीक है, तो कंबशन होने के लिए हमको गर्म एयर भी मिल गया। हम अलग से यहाँ पे एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, अलग से हीटिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या किए, इसका जो एग्जॉस्ट गैस है उसी को हम लोग यूज कर लिए एयर को गर्म करने के लिए, ठीक है। तो जब ये टोटल चीज हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं तो देखो क्या रिएक्शन होता है अंदर। देखो सबसे पहले क्या होगा, जो कोल हमारा इंटर कर रहा है कोक के फॉर्म में, उसमें क्या कार्बन है, एक्चुअली में तो इसमें मैक्सिमम परसेंटेज क्या होता है, कार्बन का होता है। कार्बन जो है वो जो एयर ज्यादा सप्लाई हो रहा है उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो हमारा 2CO बना लेगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और साथ में हीट रिलीज करेगा, ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, कार्बन हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा और हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा प्लस हीट बनाएगा। हम लोग यहाँ पे चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनवा सकते हैं, लेकिन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि आगे जाके ये जो CO बन रहा है, ये देखना, इस Fe2O3 को यहाँ से ऑक्सीजन निकालने में ये हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि CO2 तो गैस बन गया, ये तो निकल जाएगा, अब ये फर्दर ऑक्सीजन को नहीं एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो CO है ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये क्या करेगा, ये फर्दर यहाँ पे रिडक्शन करने में हेल्प करेगा, मतलब आयरन को रिडक्शन करने में हेल्प करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे CO बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं इस तरह से, ताकि हमारा यहाँ पे जो अंदर में वो CO गैस फॉर्म हो। ठीक है, इस चार्ट को अभी हम आगे और बनाएंगे, ठीक है, यहाँ हम केवल रिएक्शन समझा रहे हैं कि जब हम इतना सारा मटेरियल अंदर डालें तो क्या क्या अंदर रिएक्शन हो रहा है और किस तरह से मेरा आयरन बन रहा है। अब देखो अंदर मेरा कार्बन भी है, कार्बन तो है ही अवेलेबल और साथ में CO भी अवेलेबल है। अब ये दोनों जो है वो आयरन का रिडक्शन स्टार्ट करेगा। सर 3CO2 में ऑक्सीजन तो उसमें 6 हो जा रहा है। हाँ Fe2O3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, फर्स्ट वाले में। हाँ हो जाएगा, सही है सर, हाँ सही है सर। तो देखो जो कार्बन हम लोग डाल रहे थे कोक के फॉर्म में, जो अनबर्न्ड कार्बन होगा, ठीक है, कुछ तो कन्वर्ट हो जाएगा CO में ऑक्सीजन के साथ, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो डायरेक्ट क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके आयरन को एक्सट्रैक्ट कर देगा। ये किस स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में, ठीक है, ये जो आयरन हमको यहाँ पे मिलेगा ये लिक्विड स्टेट में मिलेगा, मतलब मोल्टेन स्टेट में हम लोग बोलेंगे, वो पूरा पिघला हुआ रहेगा, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। उसी तरह से जो हम CO बना रहे थे, ये CO भी अब क्या करेगा, हमारा रिडक्शन करेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आयरन जो है मोल्टेन स्टेट में अचीव होता है। उसके बाद देखो ये आयरन का एक्सट्रैक्शन हुआ। अब जो स्लैग अंदर में जो इम्प्यूरिटीज है, वो इम्प्यूरिटीज मेरा कैसे रिमूव होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइमस्टोन को जो ऐड किए हैं
तो ये जो CaCO3 लाइमस्टोन क्या होता है, संगमरमर, उसका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये ब्रेक कर जाएगा CaO प्लस O2 में। कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये ब्रेक कर, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड में ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा वो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक कर जाएगा। अब ये जो CaO है, ये हमारा जो हमारा इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटी जनरली जो होता है वो SiO2 के फॉर्म में रहता है, मींस सैंड के फॉर्म में रहता है। ये हमारा SiO2 के साथ रिएक्ट करके CaSiO3 फॉर्म कर देता है, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग, ठीक है। तो कोई भी फर्नेस का आउटपुट दो चीज होता है, एक हमारा मोल्टेन आयरन होगा जो हमारा प्रोडक्ट है, और दूसरा होता है स्लैग। स्लैग क्या होता है कि जो फर्नेस होता है उसका, फर्नेस में जो मोल्टेन आयरन होता है ये नीचे जमा हो जाता है, ठीक है, मोल्टेन आयरन, और इसके ऊपर स्लैग जमा हो जाता है, क्योंकि स्लैग जो होता है वो हल्का होता है, स्लैग का डेंसिटी जो है वो कम होता है, और जो मोल्टेन आयरन उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। तो मोल्टेन आयरन नीचे से जमा हो जाएगा और उसके ऊपर जो है स्लैग तैरता हुआ रहेगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक होल करते हैं और इस स्लैग को बाहर निकाल लेते हैं, और दूसरे साइड होल करते हैं, उससे हम लोग मेटल को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू जो आयरन बनता है हम लोग उसको बोलते हैं पिग आयरन। ये समझ में आ गया ना रिएक्शंस कैसे हो रहा है? यस सर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? तो हम लोग का क्या सर ब्लास्ट फर्नेस का आउटपुट क्या हुआ? हाँ बोलो। पिग आयरन को ही ना रो आयरन बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, पिग आयरन देखो अलग चीज, ब्लास्ट फर्नेस के आउटपुट को ही हम लोग पिग आयरन बोलते हैं, लेकिन पिग आयरन का कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, बहुत ही कम एप्लीकेशन मिलता है पिग आयरन का। पिग आयरन का एप्लीकेशन ना के बराबर होता है, क्योंकि जो पिग आयरन होता है इसमें ये हमारा क्या हुआ कि हमने जस्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया ब्लास्ट फर्नेस से। हम लोग क्या किए, आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करिए, लेकिन यहाँ पे ना हम किसी चीज को कंट्रोल किए ना, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा, उसके बाद अदर इसमें सिलिकॉन आता है, परसेंटेज ऑफ सल्फर होता है, ये सारा चीज को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जो हमको प्रॉपर्टी चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये जो परसेंटेज होता है इसको हम लोग बाद में फिर अलग अलग प्रोसेस में कंट्रोल करते हैं, जब कंट्रोल करते हैं तब हम लोग को जो प्रॉपर्टी चाहिए उस मटेरियल में वो अचीव होता है, ठीक है। तो पिग आयरन जस्ट क्या था, आयरन को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसका हमको एप्लीकेशन पर्पस के लिए बनाना है, तो हम लोग अलग अलग प्रोसेस के थ्रू फिर उसको उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, उसका परसेंटेज कंपोजिशन में चेंज करेंगे और फिर हम उसका एप्लीकेशन करेंगे, यस सर, ताकि रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हमको मिल सके। तो ये जस्ट एक आउटपुट हुआ कि मेरा आयरन अलग हो गया अब, और सेकंड इसका आउटपुट होता है स्लैग, ठीक है। तो मेन आउटपुट हो गया मेरा पिग आयरन। अब देखो हम लोग कैसे पिग आयरन से क्या क्या बना सकते हैं। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, पिग आयरन को अगर हम सेंड कर देते हैं आयरन फाउंड्री कुपोला फर्नेस, ठीक है, आयरन फाउंड्री कुपोला फर्नेस, एक अलग फर्नेस का डिजाइन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कुपोला फर्नेस, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम लोग, पिग आयरन को क्या किया, जो मोल्टेन पिग आयरन है अभी भी ये पिघला हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग पिघला हुआ जो आयरन निकलता है उसको भेजते हैं, ऐसा नहीं कि ये सॉलिड बन चुका है,
ये हमारा लिक्विड स्टेट में अभी भी है। हम लोग इसको क्या किए, एक दूसरा फर्नेस में डाल दिए, वो है कुपोला फर्नेस। उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो जब पिग आयरन मेरा निकला, ठीक है, जब पिग आयरन निकलता है तो एक इस शेप का लैडल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैडल। उसको क्या करते हैं, इस मोल्टन पिग आयरन को इसमें हम लोग जमा कर लेते हैं, ठीक है, ये जमा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको ला के कुपोला फर्नेस में सबमर्ज कर दिए। तो कुछ ऐसा होगा कि इसके कॉर्नर्स का जो एटम्स, कॉर्नर्स में जो हमारा मोल्टन आयरन है वो इसमें चिपक जाएगा, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से लाके इस फर्नेस में डाल रहे हैं तो उस दौरान जो है वो इस कुछ हीट तो रिजेक्ट करेगा। तो जो कॉर्नर्स पे होगा, ये जो साइड में होगा मेरा मोल्टन स्टेट में, वो हमारा सॉलिड बन जाता है। तो जब हम इसको वापस पलटेंगे तो ये सारा जो इसमें पिग आयरन था वो सारा नहीं आएगा, जो सॉलिड हो चुका है वो इसी में रह जाएगा। तो उसको क्लियर करने के लिए एक हम लोग अलग डिपार्टमेंट में इस लैडल को हम लोग भेज देते हैं। ये जो हमारा इक्विपमेंट है इसको हम एक अलग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। वहां पे क्या होता है कि इसका क्लीनिंग किया जाता है। तो जब क्लीनिंग होगा तो ये वाला मेटल बाहर निकलेगा। वो जो मेटल बाहर निकला मेरा, वो भी तो पिग आयरन है, लेकिन अब वो पिग आयरन को हम लोग स्क्रैप बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्क्रैप बोलते हैं। जिस तरह हम लोग का कोई सामान बर्बाद हो जाता है या फिर वो काम का नहीं रह गया तो उसको हम लोग क्या कर दिए, स्क्रैप कर दिए, उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। तो वही टाइप का ये स्क्रैप बन गया अभी, क्योंकि ये हमारे अब किसी भी यूज का नहीं रहा। तो अब हम लोग क्या किए, लेकिन ये तो है पिग आयरन ही, तो हम लोग क्या किए, ये जो स्क्रैप बना, ये मोल्टेन पिग आयरन को जब हम लोग यहाँ पे डाले, साथ ही में ये जो स्क्रैप बना इसको भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं इस फर्नेस में। अब इस फर्नेस में फिर से हीटिंग होगा, हम लोग कोल के थ्रू हीटिंग करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के परसेंटेज को अब हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो इसमें साथ में हम लोग क्या करते हैं, इस फर्नेस में मोल्टेन पिग आयरन को डालें, स्क्रैप जो था उसको डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग हीटिंग किए, और साथ ही यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के परसेंटेज को कंट्रोल करते हैं। कार्बन का परसेंटेज मेरा जनरली जो पिग आयरन आता है इसमें हमारा होता है 4 to 4.5% का, ठीक है। हम लोग हमेशा फर्नेस में जो पिग आयरन निकालते हैं फर्नेस से, उसमें हम लोग कार्बन का परसेंटेज इतना कंट्रोल करते हैं 4 to 4.5%, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करते हैं, अब इस कार्बन का परसेंटेज को हम लोग यहाँ पे अलग अलग करना है, ठीक है। हम लोग को जैसे कास्ट आयरन बनाना है तो हम परसेंटेज कितना लिखवाए थे, 2 to 6.67, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली जितना भी मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, जितना भी कास्ट आयरन का मटेरियल अवेलेबल होगा उसमें जो परसेंटेज मैक्सिमम होगा वो 2 to 4.5 होगा, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग कार्बन का परसेंटेज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो वो मटेरियल बहुत ही ज्यादा ब्रिटल हो जाता है, ठीक है। इतना ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा फिर उसका कोई भी यूज नहीं रह जाता है मटेरियल का। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिकली इतना ही यूज करते हैं। अब हमको इस क्वांटिटी में वेरी करवाना है, तो अलग अलग क्वांटिटी में वेरी करवाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डीकार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है। डीकार्बोनाइजेशन मींस कार्बन को रिमूव करना। जो कार्बन का परसेंटेज है 2 to 4.5, यहाँ पे क्या है 4 to 4.5 आ रहा है, इसको हम कार्बन को कम करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे कार्बन को निकालना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीकार्बोनाइजेशन। अब कार्बन को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसमें ऑक्सीजन डाल दो। ऑक्सीजन डाल देंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, CO2 बना लेगा, वो निकल जाएगा, मेरा कार्बन कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फर्नेस में पिग आयरन डालें, स्क्रैप डालें, और जितना हमको कार्बन का परसेंटेज चाहिए उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है, इससे जो प्रोडक्ट बन के निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं कास्ट आयरन, ठीक है। इसमें हम लोग ज्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं। ये जो फर्नेस होता है, फर्नेस के डिजाइन पे बहुत ही बेसिक, डिजाइन कैसा है उस हिसाब से हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो मटेरियल निकलता है कुपोला फर्नेस से, उसको हम लोग बोलते हैं कास्ट आयरन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पिग आयरन को कुपोला फर्नेस में डाल के हम कास्ट आयरन बना लिया। उसी तरह एक स्पेशल फर्नेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पर्लिंग फर्नेस। देखो इस फर्नेस में क्या होता है, इसमें हम लोग फिर से क्या करेंगे, पिग आयरन को हम लोग इस फर्नेस में इंटर करवा देंगे, ठीक है।
इस पिग आयरन को, मोल्टेन पिग आयरन को अगर हम पडलिंग फर्नेस में डाल देते हैं, ये इसमें क्या होता है, पडलिंग मींस हम उसको वाइब्रेट करवा रहे हैं, ठीक है। उस फर्नेस को हम लोग एक वाइब्रेटरी सेटअप में इंस्टॉल कर दिए और वो क्या कर रहा है, उसको मूव करवा रहा है, हिला रहा है, ठीक है। तो हिलाने से क्या होता है, और ऊपर से हम लोग इसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इम्पार्ट करेंगे, ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन का परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम होगा। उसके थ्रू जो हमारा मटेरियल बन के तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉट आयरन। ठीक है, तो ये सब देखो क्वेश्चन बनता है कि कुपोला फर्नेस का प्रोडक्ट क्या होता है, पूछ देगा ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्ट क्या होता है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या फिर स्टील, तो हम लोग बोलेंगे पिग आयरन। उसी तरह पूछेगा कुपोला फर्नेस का आउटपुट या प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो हो जाएगा कास्ट आयरन। पडलिंग फर्नेस का आउटपुट क्या होता है, वो हो जाएगा रॉट आयरन, ठीक है। ये स्पेशली डिजाइंड फर्नेसेस होता है कि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से हम लोग फर्नेस का डिजाइन करते हैं। सारा फर्नेस में क्या हीटिंग तो होगा ही होगा, लेकिन अदर फंक्शन क्या होगा उस हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं कि वो हमारा कौन सा मटेरियल बना पा रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो देखो हम लोग पिग आयरन से ही सब कुछ बना रहे हैं, हम लोग इसमें कंट्रोल करते जाएंगे, उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट्स तैयार होते जाएगा, कास्ट आयरन या फिर रॉट आयरन। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, समझ में आ गया है। बाकी सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक। अब देखो, तो हम लोग कुपोला फर्नेस में डाल दिए तो बन गया हमारा कास्ट आयरन, पडलिंग फर्नेस में डाल दिए तो वो बन गया हमारा रॉट आयरन। अब स्टील बनाने के लिए क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको देखो फर्दर आगे हम इसको प्रोसेस करेंगे। हम ऊपर वाला मिटा दें क्योंकि इसका हम जब नोट्स बना के देंगे तो उस टाइम ये वाला हम चार्ट बना देने, उसमें बना के डाल देंगे, ठीक है। इसमें छोटा साइज में पूरा चार्ट बन नहीं रहा है। अब हम क्या किए, इसी पिग आयरन को फर्दर हम लोग कर सकते हैं। दो तरह का फर्नेस होता है, एक होता है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, एक होता है ओपन हर्थ फर्नेस। ठीक है, ये दोनों फर्नेस का जो आउटपुट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्टील। अब इसमें हम लोग करते क्या है, पिग आयरन जो आया ऊपर से, जो पिग आयरन था उसको हम लोग क्या किए, पहले हम लोग चलो देखते हैं बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, इसमें डाल दिए। उस पिग आयरन को हम लोग मोल्टेन पिग आयरन को इसमें डाल दिए। साथ ही हम लोग क्या किए कि कुछ हम लोग स्क्रैप जो मटेरियल बच रहा हो, कोई भी अगर स्क्रैप मटेरियल्स हो, स्क्रैप आयरन हो, उसको हम लोग को वापस उसको यूज करना है, उसको भी स्टील में कन्वर्ट कर देना है, तो हम लोग यहाँ पे स्क्रैप को भी डाल देते हैं। ठीक है, और कोई भी जब प्रोडक्शन यूनिट होता है वहां पे बहुत ज्यादा स्क्रैप क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि स्क्रैप बोल रहे तो बन कहाँ से रहा है, तो बहुत सारा ऐसा प्रोसेसेस होता है जहाँ पे स्क्रैप्स बनता है, तो उसी स्क्रैप्स को हम लोग क्या किए, यूज करने के लिए वापस इसमें डाल दिए। अब इस फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैप इंटर करवा दिए और हमारा पिग आयरन इंटर हो गया। अब स्टील बनाना है, हम स्टील में बताया है कि जो कार्बन का परसेंटेज होगा वो लेस देन 2% होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा पिग आयरन आ रहा था वो 4 to 4.5% कार्बन था उसमें। तो यहाँ पे हम लोग को कार्बन रिमूव करना है। कार्बन रिमूव करने के लिए हम लोग करते हैं डिकार्बोनाइजेशन, फिर से वही हम ऑक्सीजन को इसमें सप्लाई कर देते हैं। इस फर्नेस ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा कार्बन के साथ रिएक्शन करके, और उस हिसाब से हम लोग कार्बन के परसेंटेज को 2 से नीचे ले आते हैं, ठीक है। 2 से जब नीचे ले आए तो वो हमारा बन के तैयार हो गया स्टील। तो बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में हमारा क्या है, यही है कि हम लोग इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है। ओपन हर्थ फर्नेस में क्या होता है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हीट भी चाहिए। एक चीज हो गया, जब हम ऑक्सीजन को सप्लाई किए तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये CO2 बनाएगा प्लस हीट रिलीज करेगा, ठीक है। ये हीट यानी कि यहाँ पे इस फर्नेस में हमको अलग से हीट देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए वो हीट रिलीज करेगा। तो यहाँ पे अब ये जो हम स्क्रैप डाल रहे हैं ये तो सॉलिड है, इसको
पिघलाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हम जो पिग आयरन डाल रहे हैं वो तो चलो मोल्टेन स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जो हम स्क्रैप डाल रहे हैं ये तो सॉलिड हो चुका है, इसको भी यहाँ पे पिघलाना पड़ेगा। तो इसको पिघलाने के लिए हमको हीट चाहिए, तो हीट यहाँ पे हम अलग से सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन, जो पिग आयरन में कार्बन था, ये जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो ऑटोमेटिकली वो हीट रिलीज करेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन का जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वहां पे हीट रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो हीट रिलीज होगा वो मेरा स्क्रैप को पिघलाने में हेल्प करेगा। लेकिन ओपन हार्ट फर्नेस में क्या होता है, यहाँ पे हमारा, हम अलग से इसमें जो स्क्रैप डालते हैं, यहाँ जो स्क्रैप डालेंगे इसको पिघलाने के लिए हम लोग बाहर से हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको पिघलाने के लिए बाहर से हीट सप्लाई करते हैं, बाकी हम लोग फिर से उस हिसाब से वहां पे हम लोग कार्बन का फिर रिडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं और वहां से फिर हम लोग कार्बन को, और दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग एयर डालते हैं, ठीक है। तो एयर जब हम इंटर करवाएंगे और हीट सप्लाई करेंगे तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो इसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, हीट जो सप्लाई कर रहे हैं वो स्क्रैप को हमारा मेल्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये दोनों प्रोसेस में क्या है कि हमारा 70% जो होगा वो पिग आयरन होगा और हम लोग ज्यादा 30% स्क्रैप डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो स्क्रैप है ये हम 30% से ज्यादा नहीं डाल सकते हैं ऐसे फर्नेसेस में, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्क्रैप डालेंगे हम तो यहाँ पे ये इतना हीट ही नहीं दे पाएगा कि वो उसको मेल्ट कर सके, ठीक है। तो स्टील बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट फर्नेसेस है, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, ओपन हर्थ फर्नेस, और उसके बाद एक और फर्नेस होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इस फर्नेस में क्या होता है, इसमें हम 100% स्क्रैप डाल सकते हैं, यानी अगर हम पिग आयरन ना भी डालें और हमारे पास स्क्रैप मटेरियल है तो उस 100% स्क्रैप मटेरियल को हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे जो हीट जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक से होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, दो इलेक्ट्रोड हमारे पास होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड में जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्पार्किंग होता है, और वो जो स्पार्किंग प्रोसेस है उसके थ्रू यहाँ पे हीट सप्लाई होता है जो इस स्क्रैप को मेल्ट करने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब बस नॉलेज रखना है कि स्टील बनाने के लिए कौन कौन सा फर्नेस का रिक्वायरमेंट है। बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस होता है, ओपन हर्थ फर्नेस होता है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होता है, कुपोला फर्नेस से मेरा कास्ट आयरन बनता है। फिर फर्नेसेस के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है कि फर्नेस का डिजाइन क्या है, फर्नेस कैसा होता है नहीं होता है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस एक आइडिया रखना है कि कौन से फर्नेस का आउटपुट क्या होता है, और थोड़ा सा प्रिंसिपल, जैसे बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, ओपन हर्थ फर्नेस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में आइडिया रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं क्लास। स्टील हमारा बन चुका है, हम लोग सीख चुके हैं कास्ट आयरन हम लोग को हमारा कैसे बनता है। सबसे पहले हम पिग आयरन बनाते हैं। पिग आयरन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, आयरन ओर चाहिए, कोक चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, उसके थ्रू हम लोग एयर चाहिए, हॉट एयर, उसके थ्रू हम लोग पिग आयरन बनाते हैं। पिग आयरन को अगर हम पुल अप फर्नेस में सेंड कर देंगे, वहां पे हम स्क्रैप भी इंटर करवा सकते हैं, उससे हमारा कास्ट आयरन बन जाएगा। पडलिंग फर्नेस है, ये थोड़ा वाइब्रेटरी फर्नेस होता है, ये वाइब्रेट भी करता है साथ में, उससे हमारा रॉट आयरन बनता है। और स्टील बनाना हो तो हम लोग ये फर्नेसेस में लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टील के बाद फिर हम लोग कैसे मटेरियल्स को रियल में तैयार कर सकते हैं। जैसे हमें रॉड बनाना है, स्टील तो मेरा बन गया, अब स्टील का रॉड बनाना है तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे। स्टील का ट्यूब बनाना है, जो हमारा पाइप्स आता है या फिर और जितना भी प्रोडक्ट्स होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। पूरा चार्ट हम नोट्स में डाल देंगे।